लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक है फोर्सेस का 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि भाई व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई? अगर मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली वर्डिंग में बोलूं कि एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 5, देन आई विल से अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, मैं किसी भी चीज को पुश कर रहा हूँ या मैं किसी भी चीज को पुल कर रहा हूँ, इट इज अ फोर्स। ठीक है। वो ना देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक में बात करूं मैं, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में कि भाई फोर्स क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास सबको अभी तक इतनी बात तो अंदाजा हो गई होगी कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स में क्या क्या चीजें हैं? दो, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ना। ये हमने कब पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा था। तो फोर्स कौन सी है? डायरेक्शन है। क्यों? अगर पुश कर रहा हूं तो मैं अपने आप से अवे पुश कर रहा हूं ना, तो ये एक डायरेक्शन है। पुल कर रहा हूं तो मैं अपने करीब पुल कर रहा हूं, ठीक है, ये भी एक डायरेक्शन है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। क्यों? भाई हमारे न्यूटन भाई के ही लॉज हैं इसमें सारे। ठीक है। तो फोर्स, साइंटिस्ट का नाम न्यूटन है, उसने अपना यूनिट रख दिया कि भाई एन है मेरा न्यूटन। ठीक है। न्यूटन के नाम से फोर्सेस हम पहचानेंगे। ठीक है। अब देखो, हमारे पास फोर्स काफी सारी चीजों पर अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स किसी चीज की स्पीड चेंज कर सकता है। देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास एक गाड़ी मूव हो रही है, ठीक है, अगर लेट्स से गाड़ी मूव छोड़ो, लेट्स से दिस इज अ कार, ठीक है, दिस इज अ कार एंड सम पीपल आर लाइक ड्रैगिंग इट। ठीक है। गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, लोग उसे धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ। एक बंदे ने धक्का दिया, वो लगा रहा है लेट्स से 50 न्यूटन की फोर्स। ठीक है। लेकिन अगर, और गाड़ी फिर चल रही है 25 मीटर्स पर सेकंड, चलो वो भी ज्यादा हो गया, 2 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रही है। ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से मेरे पास दो बंदे आ गए, दोनों 50 न्यूटन की ईच फोर्स लगा रहे हैं, 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितनी है मेरी? टोटल फोर्स मेरी 100 न्यूटन की है, और यहाँ पे 2 की बजाय 4 मीटर सेकंड पर स्क्वायर क्या हो गया। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चलना शुरू हो गई। तो क्या पता चला, अगर मैंने फोर्स बढ़ाई तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई। ठीक है। तो फोर्स से क्या बढ़ सकता है? फोर्स से स्पीड बढ़ सकती है। दूसरा, फोर्स से शेप चेंज हो सकता है। भाई ये क्या बात है? क्ले को लो, क्ले छोड़ो, ज्यादा इजी। फ्लावर को जब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नेड करते हैं, नीड करते हैं, गूंथते हैं जब फ्लावर्स को, ठीक है, व्हेन वी आर नीडिंग द फ्लावर, आटे को, तो उसका शेप चेंज हो रहा होता है। ठीक है, लाइक एवरी टाइम यू फिस्ट इट उसका शेप चेंज हो जाता है। क्ले ले लो, क्ले से जब हम खेलते हैं तो हम उसे किसी भी शेप में लाने के लिए हम उसको कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो फोर्स से क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो रही है, गाड़ी मूव हो रही है। ठीक है। गाड़ी मूव हो रही है, मैंने उसका जब स्टीयरिंग घुमाया तो साथ में उसके फोर्स भी उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, अभी हम सर्कुलर मोशन में इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है। तो फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है। एंड फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू टर्न। ठीक है, बेसिकली ये दोनों बात टेक्निकली सेम है, लेकिन बस अलग अलग उसमें है हमारे पास। ठीक है। तो फोर्स चेंज, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और ऑब्जेक्ट को टर्न भी कर सकता है। ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अभी दिमाग खोल के सुनना है और समझना है। ठीक है, जो कि है रिजल्टेंट फोर्स। हमारे पास फोर्स की जितनी भी इक्वेशंस है ना, जिसमें हमारे पास F इजिकल्स टू एम ए है, जितनी भी इक्वेशंस हैं, उन सब में हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है। कौन सी फोर्स की? रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स है क्या भाई? a single force that describes the effect of all the forces of acting on an object। समझ नहीं आया सर क्या कह रहे हैं? आगे देखते हैं भाई। देखो, मेरे पास अगर ये एक डब्बा है, ठीक है, मेरे पास एक ये डब्बा है, ठीक है, इसको एक बंदा ड्रैग कर रहा है। ठीक है, एक बंदा ड्रैग कर रहा है जो कि 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस पे। ठीक है, इस पे अभी कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ये बंदा ड्रैग कर रहा है आगे की तरफ। तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है? इसकी रिजल्टेंट फोर्स भी 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास यही डब्बा है, ठीक है, जहां पे एक बंदा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक दूसरा बंदा आ गया, बड़ा बंदा आ गया, ठीक है, और ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस तरफ। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट मेरा किस तरफ मूव करेगा? ऑब्जेक्ट पे मेरी रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरी इस तरफ लगेगी, क्योंकि जहां बड़ी फोर्स है उसकी तरफ से लगेगी। ठीक है। और निकालेंगे कैसे? 10 - 5, तो मुझे पता चल रहा है कि 5 न्यूटन की मेरे पास फोर्स आ रही है। ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरे कितना है? 5 न्यूटन के 5 न्यूटन के हिसाब से डब्बा मेरा उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है डब्बा। ठीक है। तो हमारे पास
रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकल रही है? अच्छा, हमारे सिलेबस में बस दो फोर्सेस हैं, एक ये वाली एक ये वाली। जैसे एक ये डब्बा है और उस पर ये रिजल्टेंट लग रही है, या फिर ये डब्बा है, इस पे ऐसे फोर्स लग रही है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं आएंगी, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों आसान है, माइनस करनी है सिंपली। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स से क्या क्या पता चलता है? रिजल्टेंट फोर्स से हमें पता चलता है एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये डब्बा है, इस पे यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और यहाँ से भी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। बताओ इसकी रिजल्टेंट क्या होगी? इसकी रिजल्टेंट होगी 7 न्यूटन। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं, तो प्लस हो जाएंगी। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, अगर याद हो आपको। फिजिक्स में जब हमने पहली क्लास ली थी, फिजिकल क्वांटिटीज की, उसके अंदर हमने वेक्टर्स पढ़ा था। ठीक है, उस वेक्टर्स के अंदर हमने सीखा था कि भाई अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हो तो एड अप हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी क्या है भाई? दूसरी ये है कि 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है, और 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है। मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, विद 10 - 5, तो ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन के हिसाब से आगे मूव करेगा। समझ आ रही है? ठीक है ना। हमें क्या पता चला रिजल्टेंट फोर्स से? कि द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल मूव इन। ठीक है, उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड क्या था? ये वाला मैग्नीट्यूड था कि भाई 10 न्यूटन इधर से लगी, 5 न्यूटन इधर से लगी। हमारा किस साइज से हमारा फैक्ट जो हमारी फोर्स है वो बढ़ेगी, और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, और साइज ये 5 न्यूटन का साइज है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, मुझे जरा जल्दी से बताओ, खुद बताओ इस पे। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, और डायरेक्शन भी बताओ साथ में। ये राइट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। आपको बताना है कि 10 मीटर, 10 न्यूटन टू द राइट और 10 न्यूटन टू द लेफ्ट, या जो भी आंसर है, मुझे जरा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। ये 1 मिनट। चलो, लेट्स चेक क्या होगी। देखो हमारे पास यहाँ पे 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस तरफ से, और इधर से 12 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये दोनों स्पीड्स, ये दोनों न्यूटन्स जो है, दोनों फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, 50 + 20 कितना होता है? 50 + 12 आई मीन 62 न्यूटन हो रहा है। ठीक है, और 20 न्यूटन इस तरफ से लग रही है। ठीक है, 20 न्यूटन इस तरफ से लग रही है। तो हम क्या करेंगे, 62 - 20, जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है 42 न्यूटन। और किस तरफ जा रहा है? टू द लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली नहीं, सही कह रहे हो, टू द राइट जा रहा है, मैं बैड। ठीक है, तो ये इस तरफ जा रहा है। बड़ी फोर्सेस जिस तरफ लगी है उस तरफ जाएगा वो, सही कह रहे हो। तो 42 न्यूटन कहाँ जा रहा है? वो राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो ना। आपसे एग्जामिनर मोस्ट प्रॉब्ली आपको लेफ्ट राइट नहीं देगा, ना ही वो आपको ईस्ट वेस्ट साइड बताएगा। वो यूजुअली इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं एमसीक्यूज में। तो आपको ऐसा होगा कि यहाँ ए लिखा होगा, यहाँ बी लिखा होगा, यहाँ सी लिखा होगा, यहाँ डी लिखा होगा, एंड यूल जस्ट हैव टू सर्कल वन साइड। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आपको डायरेक्टली एग्जामिनर मोस्ट, अभी तक मैंने कोई इसका P1 में क्वेश्चन, P2 में क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें एग्जामिनर ने आपको डायरेक्शन बताने का बोला हो। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान में रखना। ये क्या हुआ? 42 न्यूटन टू द राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्सेस बैलेंस हो, ठीक है? अगर लेट्स से यहाँ भी 62 न्यूटन लग रही है और यहाँ भी 62 न्यूटन लग रही है, तो अब क्या होगा भाई इस ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस तो बैलेंस्ड है, तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो रिजल्टेंट होगी वो जीरो होगी, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो। जरूरी नहीं है रिजल्टेंट कोई हो, रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है जब आपकी सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और यहाँ भी 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 90 - 90 कितना होगा? जीरो होगा ना। तो हमारी रिजल्टेंट कितनी आ रही है? रिजल्टेंट हमारी जीरो आ रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इस पे क्वेश्चंस इस सेंस में टेस्ट होते हैं कि ये
किसी क्वेश्चन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, मतलब इनको बढ़ा चढ़ा के पूछता है एग्जामिनर। तो आपको अगर बेसिक्स पता है कि भाई अगर रिजल्टेंट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रही है तो जीरो आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप बहुत ज्यादा अपने पक्के करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास काफी सारी टाइप्स की फोर्सेस हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसे हम वेट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्रस्ट है। थ्रस्ट क्या है, हमने कार पे एक्सेलरेशन की तो हमें बैकवर्ड्स फोर्स पड़ती है, ठीक है, वो थ्रस्ट है। एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, टेंशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अप थ्रस्ट है, कंप्रेशन है, रिएक्शन फोर्स है। इन्हें मैं समझा नहीं रहा क्योंकि इन्हें समझने की जरूरत नहीं है। बस आप देख लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप की फोर्सेस हैं। हाँ, ये कर लो कि अलबत्ता इनके नाम याद कर लो कुछ के, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है राइट टू नेम्स ऑफ एनी फोर्सेस, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक है, थ्रस्ट है, ग्रेविटेशनल है, थ्रस्ट है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वहां पे आप पुश पुल मत लिख देना, ठीक है, ये बात याद रखो। आप कहीं भी पुश पुल का वर्ड यूज नहीं करोगे। पुश पुल बस आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब हमारे पास आता है भाई न्यूटन भाई। न्यूटन भाई ने कुछ लॉज बनाए हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें से एक बात उन्होंने ऐसी की जो कि जिससे हमारे दिमाग खुल गए। उन्होंने बोला कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा until a resultant force is applied to it, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक बच्चों वाली बात कर दी, तो सबको पता है, हर बच्चे को पता है। ये इसमें क्या बड़ी बात है, इसको पूरा लॉ बना दिया। नहीं भाई, इसमें हमारी पूरी फिजिक्स मैटर कर रही है, ठीक है। हम ये वाली चीज अभी हम आगे जाके देखेंगे। देखो, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, अनलेस मैं उसको धक्का नहीं देता। लेट्स से मेरे सामने पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली अपना कैमरा ऑन करता हूँ, सेकंड, ठीक है। ओके, एक सेकंड मुझे जरा कैमरा सेटिंग्स करने दो, ठीक है। लेट्स से मेरे पास फॉर इंस्टेंस दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी मैं इसे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये ऐसे ही है, ठीक है। अनलेस मैं इस पर फोर्स इस तरफ लगाता हूँ तो ये मूव करेगा। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर हमारे पास यही एक बात एक और आती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ये मूव कर रहा है, अनलेस मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा ये मूव करता रहेगा, ठीक है। अनलेस मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। अब फोर्स हमारी, इसकी बताऊं एग्जांपल क्या है। अगर लेट से मैंने गाड़ी को बढ़ाया, ठीक है, गाड़ी को एक्सीलरेट किया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, ठीक है, मैं उसे छोड़ दिया। अनलेस उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही, उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रही, उस पर थ्रस्ट नहीं लग रहा, वो 20 मीटर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी वो। समझ रहे हो, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अनलेस वो अपना आपका उस पर कोई अलग से फोर्स नहीं लगेगी, वो चलती रहेगी वो गाड़ी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आया ये डब्बा था, ठीक है। इस डब्बे पे मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तब वो आगे की तरफ मूव करेगा, वरना मूव नहीं करेगा। बहुत बहुत बेसिक बात है, अभी हम इसके आगे के इमोशंस पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। आई होप इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आप सबने मास के उसमें पढ़ा होगा, जब हम मास वेट डेंसिटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया होता है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब दोबारा इस ग्लास पे आ जाओ, ठीक है, दोबारा इस ग्लास पे आ जाओ। ये ग्लास, अभी इसके अंदर जो इनर्शिया है, इसका इनर्शिया देखो, अगर मैं इससे फोर्स नहीं लगाऊंगा तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है। मैं इससे फोर्स लगा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो आगे जा रहा है, ठीक है। इसका इसका वो क्या है, इनर्शिया क्या है, कि इस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन मोशन, ये नहीं चाहेगा अगर ये रेस्ट पे है, तो ये नहीं चाहेगा ये मूव करे, ठीक है। क्या बात बोली मैंने, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये नहीं चाहेगा ये मूव करे, ये अपनी जगह पे रहेगा। अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो इस फोर्स को, अगर मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, अच्छा अब आवाज सही आ रही है मेरी, ओके। देखो, अगर मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर बैकवर्ड्स फोर्स लगाएगा एक छोटी सी, वो जो नहीं चाहेगा अपनी जगह से मूव करे, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया इज एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन मोशन। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि इनर्शिया क्या है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। इनर्शिया इज एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन मोशन। अच्छा भाई, an object likes to be in the state it is in
इफ एट रेस्ट इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। अच्छा, ये वाली बात मैंने अभी आपको समझा दी कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं चाहेगा अपनी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर वो मूव करे तो वो नहीं चाहेगा वो रेस्ट पे है, वो मूव करता रहेगा। ठीक है। हमारे पास न्यूटन का जो पहला लॉ है वो भी इस बात को बताता है कि भाई अगर नो रिजल्टेंट फोर्स, ऑब्जेक्ट विल अंडरगो नो चेंज इन स्टेट। अगर यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, ये वाली बात ना बहुत जरूरी है समझना, जो यहाँ पे बात लिखी है, until a resultant force is applied to it। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एक किसी स्टेट ऑफ मोशन, दो स्टेट ऑफ मोशन है, या तो मूव कर रहा होगा तो रेस्ट पे होगा, है ना, या तो मूव कर रहा होगा या तो रेस्ट पे होगा। तो अगर उस पर कोई और रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखेगा, वो उसी उसमें रिमेन रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इस बात को कर रहा है ना। हमारे पास एक बात आती है एक्विलिब्रियम। व्हाट द हेल इज एन एक्विलिब्रियम? ये क्या चीज है भाई? देखो, हमारे पास एक्विलिब्रियम को समझने के लिए पहले हम इसकी कुछ वो पढ़ते हैं, कंडीशंस देखते हैं कि हमारे पास ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल। यानी ऊपर आओ, यहाँ पे ये वाला देखो, ये जो हमने देखा यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की रिजल्टेंट फोर्स क्या थी? जीरो थी ना, याद है? रिजल्टेंट फोर्स क्या थी? दोनों तरफ से 90 न्यूटन लग रही थी, दोनों तरफ से फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही थी, इसकी रिजल्टेंट जीरो थी। तो जब इसकी सारी फोर्सेस बैलेंस्ड आउट थी, जब इसकी सारी फोर्सेस बैलेंस्ड आउट थी, तो ये इसका रिजल्टेंट जीरो था और ये ऑब्जेक्ट एक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि व्हेन ऑल फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट आर इक्वल। ठीक है, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये बात याद रखना, एक्विलिब्रियम का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो टाइप के एक्विलिब्रियम है। सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक एक्विलिब्रियम। मैं देखता हूँ अपने माउस को, ठीक है, मेरा माउस अपनी जगह पे है, इस पे कोई कुछ अप्लाई नहीं हो रहा अभी। ठीक है, ये कौन सी एक्विलिब्रियम पे है? ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम पे। ठीक है, मतलब इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई और अलग से फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, एक समझ रहा, ऑटो फ्रेम ऑफ करने दो। ठीक है, ये इस पे कोई अलग से अभी फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे रेस्ट पे है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर स्टैटिक एक्विलिब्रियम होगा। ठीक, ये वाला। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या थी किसी को याद है? अगर वो लेट्स से मैं गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी को, इस गाड़ी का एक्सेलरेट किया 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर पे। ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर पे मैंने इस गाड़ी को मैंने एक्सेलरेट किया, और मैं इसी वेलोसिटी पे रहा, ना मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई ना मैंने अपनी स्पीड डिक्रीज की। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं बाकी सारी जो मेरी फोर्सेस हैं, यानी ना मेरी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। क्यों? एक्सेलरेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब मेरी एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी मेरी। ठीक है, लेकिन मेरी बाकी सारी फोर्सेस भी वो होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, बाकी सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही होंगी, तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो डायनेमिक एक्विलिब्रियम पे है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेन बातें हैं। पहली बात स्टैटिक एक्विलिब्रियम, दूसरी बात कांस्टेंट वेलोसिटी, डायनेमिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए ना। हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ये बात देखो, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको में हम लोग बहुत ज्यादा उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में। ठीक है, अभी फॉर नाउ बस आप ये समझो कि हमारे पास सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये है कि मेरे पास अगर किसी ने वो किया हो, क्या कहते हैं, कभी मार्केट में आप लोग गए हो ना, तो अगर फ्रूट वाला फ्रूट जब बेचता है तो वो क्या करता है, ही हैज दिस मशीन टू वे, जिसमें आप एक तरफ वेट रखते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप फ्रूट डालते हो। ठीक है, फ्रूट, और यहाँ पे एक स्केल होता है, अगर वेट ज्यादा होगा तो जो हमारी फ्रूट्स होंगे वो इस तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, अगर वेट कम होगा तो फ्रूट ऊपर चले जाएंगे। वो क्या, उसकी कोशिश क्या होती है कि दोनों सेम हो, वो कोशिश करते हैं कि दोनों बिल्कुल ये एक लेवल पे आ जाए, मतलब दोनों क्या बोलते हैं, बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर मेरे पास 10 न्यूटन का वेट यहाँ पे है, तो वो 10 न्यूटन के वेट के फोर्स भी फ्रूट भी यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो इससे इससे क्या होता है, इसका जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, यानी ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास एक्विलिब्रियम की दूसरी बात क्या है कि अगर दोनों तरफ एक पिवट पे, इस चीज को पिवट कहते हैं। ठीक है, पिवट, हम इस कॉन्सेप्ट को अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ आपको। एक्विलिब्रियम पता होना चाहिए फिलहाल कि अगर मेरे पास कोई पिवट पे एक पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट ना इस तरफ मूव कर रहा है
ना इस तरफ मूव कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही। जैसे मुझे एक एग्जांपल दो, लेट मी फाइंड समथिंग। लेट्स से दिस पेन, ठीक है, अभी मैंने इस पेन को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस पेन ने फोर्स अप्लाई की यहाँ से, तो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन अब मैंने इस पे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे करके दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका जो ये वाला मोमेंट है और ये वाला मोमेंट है, दोनों बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सीधा बैठा हुआ है, ठीक है, बैलेंस्ड है ये। तो ये एक्विलिब्रियम पे, यानी अगर लेट्स से मेरी यहाँ 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है, तो वो अपनी पोजिशन मेंटेन्ड रखेगा। तो मतलब वो एक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। हमारे पास न्यूटन भाई का सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज दैट? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हफ्सा देखो भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट है, ठीक है, इस पे मैंने एक चीज रखी, एक स्केल रख दिया, ठीक है, उस स्केल पे यहाँ पे मैंने 50 न्यूटन की फोर्स दी और यहाँ भी 50 न्यूटन की फोर्स दी, ठीक है। तो क्या होगा कि स्केल बैलेंस रहेगा, ठीक है, इस पे सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, फोर्सेस कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट। जब फोर्सेस कैंसिल आउट होती हैं तो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो मेरी जीरो होगी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हुई तो मेरा ऑब्जेक्ट एक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। इसको मैं इससे ज्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि हम इस टॉपिक को और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। इस पे बस मुझे अभी ये बताना था कि जब ऐसा हो कभी भी, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो मोमेंट जब जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो एक्विलिब्रियम एक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन भाई ने बोला कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ यहाँ पे आपके पास ओ लेवल वाली डेफिनेशन आ रही है और आईजीसीएसई वाली डेफिनेशन आ रही है, जो आपने देनी है अपने एग्जाम में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज फोर्स, तो आपने लिखना है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी इवन स्टार्ट दिस, आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। आई वांट टू एक्सप्लेन अ लिटिल कॉन्सेप्ट जो कि आपको आगे बहुत फायदा देगा, ठीक है। नाउ सपोज लेट्स से आप लोगों ने क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी हुई है? देखो, हमारे पास ना एक फॉर्मूला है फोर्स का, जो कि है इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें आप अभी इस फॉर्मूला को छोड़ो, इस फॉर्मूला में आप एक चीज देखो, हमारे पास ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि भाई, मेरे पास जो पहली क्वांटिटी है ना, फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स सेकंड क्वांटिटी। मतलब अगर मेरी ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज होती है ना, तो मेरी ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी सबसे आसान एग्जाम्पल इसकी ये लो कि भाई, अगर मैं बाहर में फ्रूट्स खरीदने गया, मैंने 100 रुपीज के फ्रूट्स खरीदे और मुझे 100 रुपीज के लेट्स से 1 डजन ऑफ बनानाज मिले, ठीक है। अगर मैं 200 दूंगा तो मुझे 2 डजन मिलेंगे, अगर मैं 300 दूंगा तो मुझे 3 डजन मिलेंगे, ठीक है। जितने पैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा मुझे उतने डजन बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मेरी दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही है, फ्रूट की क्वांटिटी भी और पैसों की क्वांटिटी भी, ठीक है। तो सिमिलरली गोज फॉर, हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज इन फिजिक्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमारे पास जब फोर्स की बात आती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारे पास फोर्स पहली क्वांटिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पहली क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है, और मास जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है मास। मतलब कि अगर मैं अपनी फोर्स बढ़ाऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल वही वाली लो जो मैंने क्लास के शुरू में दी थी, कि एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी को लोग धक्का दे रहे हैं, एक बंदे ने धक्का दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब एक बंदे ने धक्का दिया और 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो वो गाड़ी मूव की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। जब दो बंदों ने धक्का दिया और दोनों ने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो फोर्स हमारी 100 हो गई और हमारी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। लेकिन देखो यहाँ पे कि हमारे पास क्या था, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है ना।
अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। तो मतलब हमने क्या नोट किया, गाड़ी का मास सेम रहा, गाड़ी तो चेंज नहीं हुई ना। गाड़ी का मास लेट्स से 1000 केजीज है, ठीक है, 1000 केजीज गाड़ी का मास है। अब पहले मैं 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, तो 2 मीटर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से गाड़ी मूव कर रही थी, ठीक है। जब मैं 50 लगा रहा था तो 2 मीटर लग रही थी। जब मैंने 100 लगा दी फोर्स, तो मेरी ये भी बढ़ गई। गाड़ी का मास तो सेम रहा, गाड़ी का मास चेंज नहीं हुआ, गाड़ी अपनी जगह वही 1000 केजीज की है। वो लैम्बोर्गिनी से फरारी नहीं हो गई, उसका मास सेम रहा, लेकिन मैंने फोर्स बढ़ा दी, वो 100 न्यूटन की कर दी। तो मेरी वेलोसिटी भी चेंज हुई। और वेलोसिटी चेंज होने से हमें साफ पता चल रहा है कि भाई वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें पता चल गया कि भाई अगर ये बढ़ रही है तो हमारे पास ये भी बढ़ रही है, और जो हमारा मास है मास सेम है, ठीक है। नाउ अब हम एक बात देखते हैं, अगर मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा ट्विक ट्विक कर दूं, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दूं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए को, अगर मैं मास को क्या कर दूं, मास को कांस्टेंट कर दूं या मास को ऑब्जेक्ट बना दूं, सब्जेक्ट बना दूं, तो मैं एक्सेलरेशन मेरा डिवीजन में चला जाएगा। तो अगर फोर्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू मास, यहाँ तक तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे जिनको हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, फोर्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू मास। मतलब इसमें क्या है, अगर मैं किसी चीज का मास बढ़ाऊंगा ना, तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, लेकिन अगर मेरी फोर्स सेम रही यानी फोर्स कांस्टेंट रही, ठीक है। अगर लेट्स से मैं इसी गाड़ी पे आ जाऊं और गाड़ी पे मैंने फोर्स 50 न्यूटन की रखी है, ठीक है, 50 न्यूटन की गाड़ी फोर्स रखी, अगर मैं इस गाड़ी का मास बढ़ा दूं 1000 से 2000 कर दूं, ठीक है, तो लेकिन मेरी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी इस सूरत में, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूँ तो मेरा मास कम होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अभी जो सेकंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उन सब में हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी देखेगी, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जब दोनों क्वांटिटीज बढ़े, इनवर्स प्रोपोर्शनल है जब एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको अभी इसलिए समझाई क्योंकि अब आगे जो जाके देखेंगे इस बात को पूरा सही से बहुत गौर से, ठीक है। अब इधर आओ, हमारे पास न्यूटन भाई का सेकंड लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन दैट सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट फोर्स। और एक बात याद रखो कि हम जो भी फोर्स की बात करेंगे ना, फोर्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हम उसके अंदर यहाँ जो फोर्स है आपको अक्सर फॉर्मूला बुक में मिलेगा एफ नेट। नेट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, ये वाली फोर्स, हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की बात होगी। जैसे अगर मेरे पास ये डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है मेरे पास, इस डब्बे पे 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है, 50 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है, मेरी रिजल्टेंट क्या होगी, 100 - 50, 100 - 50, तो क्या हुआ, 50 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है। और वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, 50 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एफ इज इक्वल टू एम ए का, तो ना यहाँ पे मैं 100 यूज करूंगा, ना मैं यहाँ पे 100 यूज करूंगा, ना मैं यहाँ 50 ये वाला यूज करूंगा, बल्कि मैं ये वाला 50 यूज करूंगा, ठीक है, जो मेरी रिजल्टेंट फोर्स थी। समझ रहे हो। तो जब भी आपके पास एफ इज इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला होगा, आपने कौन सी फोर्स लगानी है, आपने यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगानी है। ये बात याद रखना। अक्सर आपसे एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कि आपको दो फोर्सेस दे देगा, ठीक है, वो आपको मास दे देगा, आपको एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। आ- चलो आपको दो फोर्सेस दे दी और आपको मास दे दिया, पूछेगा बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या है इस चीज की, आप सिंपली बोलोगे भाई यहाँ तो 100 न्यूटन लगा दिया, 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास, आपको लेट से उसने दे दिया 50 टाइम्स, सॉरी, 100 न्यूटन की उसने फोर्स दी, मास आपको 50 केजीज का दे दिया, एक्सेलरेशन आपको ढूंढनी है, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, आपने 100 डिवाइड बाय 50 किया, आपको एक्सेलरेशन मिल गई, ठीक है, 0 0, एक्सेलरेशन आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आपका आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपने 100 यूज कर लिया, आपने रिजल्टेंट यूज करना था। रिजल्टेंट फोर्स क्या थी, 100 - 50 की, तो यानी 50 न्यूटन यूज करनी थी मैंने, यानी 50 इज इक्वल्स टू, मास मेरा 50 था, टाइम्स एक्सेलरेशन 50/50, तो मतलब मेरी एक्सेलरेशन 1 है, ठीक है, एक्सेलरेशन मेरी 1 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स फॉरवर्ड माइनस फोर्स बैकवर्ड, वही वाली बात कि आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, ठीक है। F2 - F1 इज इक्वल्स टू m × a। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, ठीक है।
अच्छा भाई, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ यही है कि एफ इज इक्वल्स टू एम है। बेसिकली ये फॉर्मूला ही इसका लॉ है। ठीक है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, ये बात याद रखना कि जिस तरफ फोर्स लगेगी, जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, अगर मैं इसको इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो इसकी फोर्स भी इस तरफ है और इसकी एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी, ये बात याद रखना। ठीक है। अच्छा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, वो सिर्फ फोर्सेस पे नहीं, वो आपकी जिंदगी पे भी लग रहा है। जिंदगी की हर चीज पे लग रहा है। ठीक है, न्यूटन भाई ने थर्ड लॉ बोला, टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बयान देता हूँ, इससे छोड़ो, फोर्स को छोड़ो। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को अच्छा ट्रीट कर रहे हो तो आपके साथ भी अच्छा ट्रीट होगा, अगर आप किसी को बुरा ट्रीट कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा ट्रीट होगा। ठीक है, आपके ऊपर इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं लेट्स से एग्जांपल लूं कि मैंने किसी चीज को, लेट्स से मैंने इसको मारा। ठीक है, इसको मारा, मैंने इस ग्लास को मारा, बेचारा आज ग्लास बहुत ज्यादती हो रही है इस पे, लेकिन चलो मैंने इसको मारा। ठीक है, मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास भी मुझ पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। मैं 5 न्यूटन की फोर्स इस पे मार रहा हूँ और ये 5 न्यूटन की फोर्स मुझ पे मारेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? इफ बॉडी ए एग्जर्ट्स, लेट्स से मेरी जो फिस्ट है ये बॉडी ए है, और ये जो ग्लास है बॉडी बी है। इफ बॉडी ए exerts a force on body B, यानी मैंने इस पे फोर्स लगाई। ठीक है, इस पे फोर्स लगाई, बॉडी बी exerts an equal and opposite force on body A। मतलब अगर मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये मुझ पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, इस चीज को हम थोड़ा और अभी देखते हैं, इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है। सबसे सबसे बड़ी एग्जांपल है वॉकिंग की। ठीक है, मेरी एक्शन फोर्स क्या है? मैं अपने फुट स्टेप से पीछे की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, रिएक्शन क्या मिलता है मुझे कि मुझे ग्राउंड आगे की तरफ करता है। ठीक है, तो मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। स्विमिंग में मैं अपने हाथों से पीछे फोर्स लगाता हूँ और खुद आगे मूव करता हूँ। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हमारा रॉकेट लॉन्च हो रहा है, रॉकेट लॉन्च में फोर्स जमीन पे लग रही है और रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टग ऑफ वॉर हो रही है, एक बच्चा यहाँ फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा यहाँ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सेम फोर्सेस हैं। अगर सेम फोर्सेस हैं तो ये कहीं मूव नहीं करेगा। हिटिंग अ वॉल, अगर मैं वॉल को इस तरफ हिट करूंगा तो वॉल मुझ पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर आप में से किसी ने, नहीं अशरफ, अ ग्लास वुड ऑल्सो बी करेक्ट। आप बैट बॉल ले लो, बैट कितना ज्यादा वेट है और बॉल कितना छोटा सा वेट है। एवरीथिंग यूजिंग अ ग्लास इज एग्जैक्टली करेक्ट। अगर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझ पे भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो? एवरीथिंग। रिकॉइल ऑफ अ गन ले लो आप। ठीक है, अगर मैं गन को शूट कर रहा हूँ तो मैं गन से शूट करता हूँ, गन मेरी आगे जा रही है, मेरी गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट आगे जा रही है और गन पीछे आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास हर चीज में हमें चीज दिखेगी। ठीक है, हर चीज में हमें न्यूटन का थर्ड लॉ दिखेगा। अशरफ, तुम्हें बात समझ आई? क्या मैं इवन इस माउस को ले लो, माउस इज वेरी लाइट। ठीक है, अगर मैं इस माउस पे भी रिएक्शन फोर्स लगाऊंगा तो वो भी मुझ पे इतनी रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेम टाइप, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये तो खैर बस एक समझाने के लिए था। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो क्रिकेट की। ठीक है, क्रिकेट की एग्जांपल देखो। लेट्स से मैंने बॉल आई। ठीक है, बॉल आई मेरे पास, देखो ना, जरूरी थोड़ी है, अगर मैं अभी फोर्स बहुत कम लगा रहा हूँ ना अपनी, अगर मैं फोर्स बहुत ज्यादा लगाऊंगा फिर मेरी फोर्स एडअप हो रही है। लेकिन उस सूरत में भी, जित अगर लेट्स से मेरे ग्लास का इनर्शिया, मुझे इनर्शिया के तौर पे मुझे जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन की लग रही है, और मैं 5 न्यूटन की फोर्स से लगा रहा हूँ, तो मैं मेरी फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी। हाँ, अलबत्ता अगर मैं बहुत बड़ी फोर्स लगा रहा हूँ, 1000 न्यूटन, 500 न्यूटन की लगा दूं, तो ऑब्वियसली फिर ग्लास आगे जाएगा। लेकिन उस सूरत में भी ग्लास अपनी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा, वो मेरी 5 न्यूटन और ग्लास की 5 न्यूटन आपस में कैंसिल आउट होगी, यानी रिजल्टेंट 455 होगा मेरा उस सूरत में। लेकिन जितनी ग्लास लगा सकता था वो ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, हमारे पास क्या कहता है? न्यूटन, उसमें हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है बैट एंड बॉल की। उसकी एग्जांपल देखो, मैंने बॉल कराई। ठीक है, एंड अशरफ खेल रहा था। जैसे ही अशरफ के बैट से मेरी बॉल लगी, अशरफ ने मार दिया छक्का। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात समझ नहीं आई कि भाई बॉल की तो चलो फोर्स ज्यादा थी, लेकिन जब बैट से मैंने मारा तो बॉल इतनी इतनी दूर कैसे चली गई? अगर ये देखो, अगर फोर्स सेम है, अगर फोर्स सेम है,
दोनों फोर्स वन है, फोर्स वन, एक सेकेंड, अगर फोर्स वन इज इक्वल्स टू फोर्स टू सेम है तो मतलब दोनों का फॉर्मूला तो सेम है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो मतलब इसकी जो ये हमारी बैट की एक्सेलरेशन है, बैट की एक्सेलरेशन तो इतनी नहीं बड़ी, बॉल पता नहीं कहाँ चली गई, बॉल इतना दूर चली गई, कुछ समझ नहीं आया। आगे देखो, समझो, हमारे पास जो फोर्स ऑफ बैट थी या फोर्स ऑफ बॉल थी, दोनों फोर्सेस इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि अगर फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो और अगर मैं m को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या होगा, F अपॉन ए इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, अगर मैं मास को, अगर मेरी फोर्स कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं जो बैट से जो फोर्स लग रही है, लेट से मैं बैट से शूट किया और 50 न्यूटन छोड़ो, 200 न्यूटन की फोर्स मारी। ठीक है, 200 न्यूटन की फोर्स मारी। बॉल की जो फोर्स थी वो भी 200 न्यूटन थी। ठीक है, 200 न्यूटन थी। ठीक है, तो मेरी जो एक्चुअल ऑपोजिट रिएक्शन था, ठीक है, वो क्या हुआ, 200 न्यूटन का था। ठीक है, तो मतलब फोर्स ऑफ बैट भी 200 है, फोर्स ऑफ ये भी 200 है, यानी जो हमारी फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में ये वाली बात देखी है ना, जो ऊपर वाली चीज है वो कांस्टेंट है। लेकिन जो बैट का मास था वो बहुत ज्यादा था। अगर बैट का मास ज्यादा था तो मुझे बताओ उसकी एक्सेलरेशन कम होगी ना, है ना। अगर बैट का मास ज्यादा था तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर बॉल इन कंपैरिजन विद द बॉल, बॉल का बॉल का मास बहुत कम था, फोर्स तो सेम लग रही थी दोनों पे, बैट पे भी सेम फोर्स थी, बॉल पे भी सेम फोर्स थी, लेकिन क्योंकि बॉल का मास कम था तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमारा जो बॉल जो छक्का मारा वो पता नहीं कोई 80 मीटर दूर चला गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात, आई होप समझ आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये फोर्सेस का पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि आइडेंटिफाई एंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग वेट, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी फोर्सेस आपको बता दी मैंने। आइडेंटिफाई फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस। ये जो ये वाला डब्बा था ना, जिसमें हमें ये बताना था और ये बताना था, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये भी कर लिया हमने। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज एन ऑब्जेक्ट either remains at rest or continues to move in a straight line at constant speed unless acted upon by a resultant force, ये भी कर लिया हमने। State that a force may change the velocity of an object by changing its direction of motion or speed, ये भी देख लिया हमने। Determine the resultant of two or more forces acting along the same straight line, यानी दोनों add up हो जाएंगी। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। Recall and use force is equals to mass into acceleration, अभी हमने सीखा। ये force is equals to mass into acceleration न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। State Newton's third law as when object A exerts a force on object B, the object B exerts an equal and opposite force on object A. हो गया भाई। Know that Newton's third law describes the pair of forces of the same type acting on different types. Know that Newton's third law describes pairs of forces of the same type acting on different objects. ये भी हमने बैट और बॉल के एग्जांपल से देख लिया। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड,